ऐसा विस्तार चर्चा कीजिए। नेतृत्व के प्रकार, काइंड ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के प्रकार को कार्य एवं गतिशीलता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कार्य के आधार पर संकेत या चिन्ह के रूप में अ सिंबल ऑफ फंक्शन। राज्य के राज्यपाल या देश के राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व का कार्य करना। नीति निर्धारण कार्य। भारत के प्रधानमंत्री की तरह नीति निर्धारण में योग्य सलाहकार। नीति सलाहकार कार्य। भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार की तरह कार्य योजना को प्रस्तुत करना। उपाध्यक्ष योजना आयोग द्वारा योजना प्रस्तुत करना। गतिशीलता के आधार पर आधिकारिक नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जनतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, हस्तक्षेपीय नेतृत्व, लेज़ी-फेयर लीडरशिप, आधिकारिक नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यदि प्रशासक कार्य को स्वयं अगुवाई करता है, नीतियों का नियंत्रण रखता है, कार्य की प्रणाली स्वयं निर्दिष्ट करता है, भविष्य को नियंत्रित करता है, पारितोषिक व दंड का नियमन करता है तथा सहायकों का मूल्यांकन करता है तब उसे निर्देशक या आधिकारिक प्रकार का नेता कहा जा सकता है। प्रारंभिक दिनों में नेतृत्व का प्रकार प्रत्येक समुदाय में मानवीय व्यक्ति अविकसित आदि रूप में होता है, अतः आधिकारिक नेतृत्व शैली अपनाने वाले अधिकारी स्वतंत्र मिल जाते हैं। विभिन्न शोध खोजों के परिणाम स्वरूप आधिकारिक नेतृत्व के संबंध मान्यताएं निम्नलिखित हैं। यह नेतृत्व उन लोगों तक सीमित होता है जो किसी पद या परिस्थिति में होने के कारण शक्ति में है। पद या परिस्थिति के नेतृत्व का आदेश माना जाए, इसके लिए समूह के लोगों के मध्य उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। इस नेतृत्व में अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है, परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकते। अंतिम रूप से दायित्व उस नेतृत्व का ही होता है जो अधिकार की सर्वोच्च स्थिति पर होता है। व्यक्ति उस पर्यावरण में अपने को सुरक्षित अनुभव करता है जिसमें पद परिस्थिति वाला नेता संगठन में उसकी सुरक्षा करता है। उद्देश्य की प्राप्ति में एकजुटता तभी हो सकती है जब संगठन के सदस्य पद परिस्थिति नेतृत्व के प्रति निष्ठावान हो। अच्छे परिणाम प्रतिस्पर्धा एवं दबाव पर्यावरण में ही संभव है। विभिन्न प्राधिकारियों के पद सोपानों का प्रयोग संगठन के लक्ष्यों, नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण करने व लक्षित करने में किया जाना चाहिए। अधिकृति ही सही होती है तथा यह उस व्यक्ति का अधिकार है जो पदासीन होने के कारण अधिकार प्राप्त किए हुए है। व्यक्ति संगठन से ऊपर नहीं है, अतः उसे त्यागा जा सकता है। मूल्यांकन का दायित्व पद परिस्थिति नेतृत्व का ही होता है। जनतंत्रीय नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जनतंत्रीय नेतृत्व आधुनिक युग का सबसे प्रशिक्षित नेतृत्व माना जाता है। हमारे लिए इसका महत्व और अधिक है क्योंकि हमारे देश में जनतंत्रीय शासन प्रणाली है। इस प्रणाली में संभव हो वहाँ यथा आयोजन, नीति निर्धारण, कार्य विभाजन आदि में जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेता उतना ही सफल माना जाता है जितना वह अपने अनुकरणकर्ताओं से सहयोग ले पाता है। जनतंत्रीय नेतृत्व परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थिति के बदलने के साथ साथ नेतृत्व बदल जाता है क्योंकि एक परिस्थिति के लिए जिन कौशलों, क्षमताओं व संसाधनों की आवश्यकता होती है दूसरी परिस्थिति में वे उपयुक्त नहीं होते। प्रायः नेता समूह के मानदंड के अनुसार ही आचरण करते हैं। वह समूह के समग्र संसाधनों को समूह के विकास के लिए लगाता है। नेता के साथ मिलकर कार्य करने पर बल देता है। व्यक्तियों के साथ जहाँ आधिकारिक नेतृत्व में नेता सर्वा होता है, वह जनतंत्रीय नेता सहकर्मी होता है और समूह ही व्यक्ति मूल्यांकन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर जनतंत्रीय नेतृत्व के संबंध में अधोलिखित सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नेतृत्व उन लोगों तक ही सीमित नहीं होता जो पद या परिस्थिति में है, वरन नेतृत्व परिवर्तनशील है तथा परिस्थिति जन्य है। श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति एवं व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए समूह के मध्य अच्छे मानवीय संबंध आवश्यक हैं। जनतंत्रीय नेतृत्व में अधिकार एवं कर्तव्य दोनों का विकेंद्रीकरण हो सकता है। जिन व्यक्तियों को कार्यक्रम या नीतियों से प्रभावित होना है, उन लोगों का उन कार्यक्रमों एवं नीतियों के निर्धारण में सहयोग होना आवश्यक है। व्यक्ति ऐसे गतिशील पर्यावरण में अधिक सुरक्षित अनुभव करता है जिनमें उनकी स्वयं की सहभागिता एवं दायित्व हो। समूह के लक्ष्यों को समूह के लोगों की आम सहमति एवं निष्ठा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भयहीन पर्यावरण में ही आधिकारिक उपलब्धि संभव है। संगठन के विभिन्न पदों या परिस्थिति का प्रयोग कार्य व श्रम
का विभाजन व नीतियों के लागू करने के लिए ही किया जाना चाहिए। ये श्रम विभाजन व नीतियाँ समूह द्वारा ही निश्चित होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति ही नेता को अधिकार प्रयोग के लिए बाध्य करती है, न कि पद व परिस्थिति। व्यक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है तथा त्याज्य नहीं है। व्यक्तियों के कार्य का मूल्यांकन समूह का दायित्व होता है। हस्तक्षेपीय नेतृत्व लेजर-फेयर लीडरशिप। हस्तक्षेपीय नेतृत्व वस्तुतः कोई नेतृत्व नहीं होता। इस नेता को स्वयं की योग्यताओं पर कोई भरोसा नहीं होता अतः वह स्वयं को कागजी कार्यवाही में व्यस्त रखता है। वह समूह के लोगों से किसी अन्य बहाने दूर रहता है। वह अधिकांश कार्य अपने सहयोगियों पर डाल देता है, परंतु स्पष्ट निर्णय वे भी नहीं ले पाते हैं। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब संगठन नेतृत्व विहीन सा लगने लगता है। यह स्थिति अराजक नेतृत्व की कही जा सकती है। नेतृत्व शैली का एक दूसरा विभाजन अनुकरणकर्ताओं के आधार पर भी किया जाता है। लिपहम ने 3 स्पष्ट नेतृत्व शैली का वर्णन किया है। वे इस प्रकार हैं: आदर्श मूलक शैली, नॉर्मेटिव स्टाइल, व्यक्ति मूलक शैली, पर्सनल स्टाइल, व्यवहार शैली, ट्रांजैक्शनल स्टाइल। इसी विभाजन को गेटजेल एंड गुबा ने नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक तथा ट्रांजैक्शनल कहा है। आदर्श मूलक शैली, नॉर्मेटिव स्टाइल, इसके अंतर्गत नेता का संगठन की भूमिकागत व्यवहार आता है। इसे भूमिका में संगठन की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति की अपेक्षाओं पर नहीं। नेता देखता है कि संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार अनुकरणकर्ता का कार्य संपन्न करते हैं या नहीं। व्यक्ति के कार्यों का संगठन की अपेक्षाओं की पूर्ति के आधार पर मूल्यांकन होता है। वस्तुतः यह शैली भूमि सिद्धांत रोल थ्योरी से प्रभावित है। व्यक्ति मूलक शैली, पर्सनल स्टाइल, इस शैली के अंतर्गत व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में हो रही है अथवा नहीं। इसके अनुसार संगठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्त होती है। व्यक्ति की भूमिका उपयुक्त हो, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो तो संगठन अच्छा विकास कर सकता है। व्यक्ति की भूमिका उपयुक्त हो, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो तो संगठन अच्छा विकास कर सकता है। व्यक्ति अधिक दायित्व दिए जाने चाहिए, बजाय इसके कि निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप उसे आचरण के लिए बाध्य किया गया है। इस शैली के अनुसार संगठन में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए उच्च अधिकारी तथा अनुकरणकर्ताओं की भूमिका अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी वास्तविक व्यवहारगत भूमिका का सही ज्ञान होना चाहिए तथा अपेक्षित भूमिका तथा वास्तविक व्यवहार की भूमिका के अंतर को कम से कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यवहार शैली, ट्रांजैक्शनल शैली स्टाइल। इस शैली के अनुसार जहाँ एक और व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है, वहीं संगठन के उत्प्रेक्षाओं का भी ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार यह एक मध्यम मार्गी नेतृत्व स्टाइल है जिसमें व्यक्ति और संगठन की अपेक्षाओं के मध्य समन्वय का प्रयत्न किया जाता है। अतः इस स्टाइल को विशेषता परिभाषित नहीं किया गया है। इस स्टाइल के अनुरूप नेतृत्व को अंतर्विरोधी, व्यक्तित्व संबंधी तथा संगठन की अपेक्षाओं के बीच तालमेल रखने का प्रयत्न करना होता है। अतः नेता के लिए बड़ी ही कठिन स्थिति होती है। सही अपेक्षाओं का समन्वय ही उसकी कसौटी है। अतः इसमें सफलता बहुत कुछ नेतृत्व की क्षमता पर निर्भर करेगी। निम्नांकित चित्र इस स्टाइल को और भी अधिक स्पष्ट करता है। व्यवहारपरक, ट्रांजैक्शनल, व्यक्ति की आवश्यकताएं, नीड ऑफ डिस्पर्सन, व्यवहारिक सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर, संबंधित भूमिका अपेक्षाएं, रोल ऑफ एक्सपेंशन, आदर्श मूलक, नॉर्मेटिव, व्यक्ति परक, पर्सनल। नेतृत्व के महत्व एवं व्यापकता को ध्यान में रखते हुए यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि ऊपर वर्णित शैली ही होती है। वस्तुतः हर नेता अपनी स्टाइल होती है। वह कभी जिसे हम जनतांत्रिक नेता कहते हैं, उसके अनेक व्यवहार आधिकारिक हैं, अतः स्टाइल से मिलते जुलते देखा जा सकते हैं। इसी प्रकार आधिकारिक स्टाइल नेतृत्व में बहुत से गुण जनतंत्रीय पाए जा सकते हैं। अतः निरंतर शोध खोज की आवश्यकता है ताकि बदलती परिस्थिति में वास्तविक क्षेत्र में कार्य करने वाले नेताओं का उचित मार्गदर्शन